एग्री सफलता के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनकी वीडियोस भी आती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, सड़ते हुए अंगूर के फलों में होता है, ये होता है यीस्ट। मूल रोम उत्पन्न होते हैं मूली त्वचा से। पोएसी कुल के पुष्पों में पाए जाने वाले लॉडिक्यूल्स रूपांतरण होते हैं परिदल पुंज के। सूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है प्याज के मूल का शीर्ष। पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI स्थित है नई दिल्ली में। अब आते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इनको आपको एक लाइन में लिखना रहता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी रहती है। जैव उर्वरक से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन करिए। तो सबसे पहला है, ये सॉइल टेक्सचर को मेंटेन करता है, मृदा गठन को। और दूसरा ये है कि पर्यावरण के लिए ये अनुकूल होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। सत्य जीवाणु और आर्की जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में विभेद कीजिए। आपको बता दूं, कोशिका भित्ति वह भित्ति होती है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बाहरी परत होती है ये। तो सत्य जीवाणु की कोशिका भित्ति में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन पाया जाता है, और इसमें नहीं आर्की में नहीं पाया जाता है। इसमें वसी अम्ल पाया जाता है सत्य जीवाणु में की कोशिका भित्ति में, और आर्की जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में आइसोप्रीन पाया जाता है। ठीक है। चलिए, दो अंतर बहुत है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। फूलगोभी का वानस्पतिक नाम लिखिए, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। ठीक है, और अंडरलाइन करके लिखिएगा जिससे नंबर नहीं कटेगा। कैरियोप्सिस फल देने वाले कुल का नाम लिखिए। तो ये है आपका पोएसी, जिसमें आपका गेहूं आता है, गन्ना आता है, धान आता है। नारियल के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए, भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। ठीक है, एक वर्ड में इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको आपको 50 शब्द में लिखना रहता है, यानी कि 5 से 6 लाइन। भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीजों में विभेद कीजिए। तो भ्रूणपोषी यहां लिख देंगे एक साइड में, और एक में लिख देंगे अभ्रूणपोषी। इसमें विभेद करेंगे। ठीक है, अंतर बताना है। तो पहला अंतर है, इसमें बीजपत्र पतले होते हैं भ्रूणपोषी में, और इसमें मोटे होते हैं। दूसरा अंतर क्या है, इसमें भोजन संग्रह हेतु भ्रूणपोष पाया जाता है, जैसे नाम से ही पकड़ लीजिए कि भ्रूणपोष लिखा है, और इसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि में नील हरे शैवालों की उपयोगिता का वर्णन करिए। ब्लू ग्रीन एल्गी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, मृदा उर्वरता को ये बढ़ा देते हैं, पहला इनका महत्व है। और दूसरा क्या है, ये नेचर के नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसका फिक्सेशन करते हैं, हेल्प करते हैं फिक्सेशन में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एनाबीना। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की भूमिका का वर्णन करिए। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को, जो सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा मिल रही है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, उसका परिवर्तन कर देता है रासायनिक ऊर्जा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है उसका। और उसके बाद क्या होता है, ATP के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन करिए, इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक दोहरी इकाई झिल्ली होती है। मैं आपको बता दूं, ये इसको ऊर्जा का घर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऊर्जा का घर बोलते हैं। 3 से 4 लाइन में आप लिख देंगे, बहुत है इतना। अब आगे है 80S राइबोसोम 70S राइबोसोम में अंतर। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा पक्का। ठीक है, देखिए क्यों। 80S जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि यूकैरियोट्स कौन है, हम लोग हैं, प्लांट्स हैं। लगभग जो चीजें पृथ्वी पे हैं वो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या है, बैक्टीरिया आता है। बहुत कम चीजें हैं जो प्रोकैरियोट्स में आती हैं।
इनमें जो होता है 70s पाया जाता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये है आपका कि इसमें जो बड़ा वाला होता है, इसमें कंफ्यूजिंग वाला पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये है आपका प्रोकैरियोट का और ये है आपका यूकैरियोट का। यूकैरियोट में जो बड़ा वाला भाग होता है वो 60s होता है, और जो छोटा वाला भाग होता है वो 40s होता है। तो आपको जोड़ना नहीं है कि 60-40 आपने 100 कह दिया, नहीं, इसके नाम है ये। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? बड़ा वाला 50s होता है, इसका नाम है ये, और जो छोटा वाला भाग है वो है आपका 30s। तो आप कहेंगे 50-30 जोड़ने पे 80 होगा, नहीं होगा, जोड़ना नहीं है, उसका नाम है 30s। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ये आप लिख दीजिएगा बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किण्वन और अनाक्षी श्वसन में क्या अंतर है? अंतर वाले क्वेश्चन आपको ऐसे लिखेंगे तो पॉइंट में लिखेंगे तो आपका फायदा होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। किण्वन और अनाक्षी श्वसन, तो ये पहला अंतर मैं बता रहा हूं। ये जो होता है जीवाणु और कवक कोशिकाओं में होता है, और अनाक्षी श्वसन सूक्ष्म जीवों और सरस फलों में होता है, पहला अंतर। दूसरा है कोशिका के बाहर ये होता है किण्वन, ठीक है, तरल माध्यम में होता है। जैसे किण्वन अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, और कोशिका के अंदर होता है अनाक्षी श्वसन। श्वसन सही पकड़ लीजिए। तीसरा क्या आंसर है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और अनुपस्थिति में किण्वन, उसको ऑक्सीजन से कोई मतलब खास नहीं है, लेकिन अनाक्षी श्वसन इसमें ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। अनाक्षी मतलब ऑक्सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे, दुग्ध उद्योग में जीवाणुओं के आर्थिक महत्व का वर्णन करिए। आपको पता ही है दही बनाने में प्रयोग होता है जीवाणुओं का, मतलब हम नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक उसमें होते हैं, बस हम जानते नहीं हैं। लैक्टिक एसिड जीवाणु होता है, वो प्रयोग होता है। दही बनाने में जीवाणुओं का महत्व है, मक्खन बनाने में है, पनीर बनाने में है, ठीक है, बटर मिल्क बनाने में है, योगर्ट बनाने में है, बहुत सारे महत्व हैं। तो आपको एक एक पॉइंट करके एक पेज में लिख देना है आपको। आगे चलते हैं, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को पौधे कैसे ग्रहण करते हैं? प्रकाश के गुण और मात्रा का क्या प्रभाव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे होता है, विस्तार से वर्णन करिए। तो इसमें देखिए क्या है, सूर्य के प्रकाश को जो पौधे जो हैं ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और इसमें प्रकाश का बहुत ज़्यादा रोल होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे इफिशियंट रहती है लाल रंग पे और नीले रंग पे, ठीक है, और हरे रंग पे सबसे कम होती है। प्रकाश जो है एक मॉडरेटली चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा तो बहुत अच्छे प्रकाश संश्लेषण होगा, एक मिनिमम होना चाहिए, ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे मांसल या गूदेदार फलों को जिसका आपने अध्ययन किया है, ठीक है, उसका नामांकित चित्र, तो ये आप बना लीजिएगा, चित्र बनाने वाला इसमें हम क्या बताएं, ये आप लीची का चित्र बना के वर्णन कर सकते हैं। अब है आधुनिक जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो आधुनिक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी दोनों में बायोटेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी समझ लेते हैं, डिफिनेशन क्या है। जीवों, आप लिख लीजिए, मैं बोल ले रहा हूं, जीवों, कोशिकाओं एवं एंजाइम के उपयोग के द्वारा उत्पादों के व्यापक स्तर पर उत्पादन और विपणन से संबंधित विज्ञान को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब बड़े लेवल पे अगर आप जीवाणुओं के प्रयोग से कोई चीज बना रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, ये आप अपने शब्द में लिख सकते हैं, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने दिमाग से समझ के लिखिए, मैं बस समझाने के लिए आपको बता दिया। बायोटेक का यूज होता है कि इसमें देखिए एग्रीकल्चर में होता है, हम लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो ये तो जरूरी है जानना। एग्रीकल्चर में कैसे होता है, कोई फसल है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, ठीक है, तो उन बीमारियों के लिए मजबूती यानी कि प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग होता है। नई वैरायटियां निकाली जाती हैं जिनमें उस खास इंसेक्ट का या बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, उद्योगों में प्रयोग होता है। उद्योगों में कैसे होता है, कीटनाशक बनाए जाते हैं इनके यूज से,
तीसरा स्वास्थ्य में होता है, जैसे अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन बनी है तो इसमें इसी का प्रयोग होता है, बायोटेक्नोलॉजी का। बिना बायोटेक्नोलॉजी के संभव ही नहीं है। और आगे क्या है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं पर्यावरण में, बहुत सारे कचरे, उनको निस्तारण करने के लिए जीवाणुओं का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आई होप आप समझ हो गए होंगे। आगे देख लेते हैं श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके पहले क्या दिया है, श्वसन वाला तो अथवा करके दिया है, ये 16वां क्वेश्चन। और क्या है, पौधों में भोजन की स्थानांतरण यांत्रिक क्रिया प्रणाली को समझाइए। पौधों में भोजन संग्रह करने वाले भागों पर टिप्पणी लिखिए। तो भोजन संग्रहण देखिए पत्तियों से प्रारंभ होता है और सीधे जड़ों में चला जाता है। ठीक है, बीज तथा फल बनते समय ये अरी और पार्श्वी भागों में होता है। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि भोजन जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाता है। मतलब जिसका पेट भरा है वो दूसरे को दे देता है। बस आप आसान भाषा में यही समझ लीजिए और खुद समझ के लिख दीजिए, तभी हो पाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे ये जो क्वेश्चन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, दो कारक हैं, एक है आंतरिक कारक, दो भागों में बटे हैं, और दूसरे हैं बाह्य कारक। ठीक है, दो में बटे हैं। आंतरिक क्या है, श्वसन पदार्थ। ठीक है, जो श्वसन में जितने पदार्थ प्रयोग होते हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह, और दूसरा है जीवद्रव्य। ठीक है, जीवद्रव्य, जीवद्रव्य जैसा होगा उसी हिसाब से आपका श्वसन होगा। बाह्य में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, जल है, प्रकाश है, CO2 है। इनकी मात्रा घटेगी बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन भी जाहिर सी बात है कि फ्लक्चुएट करेगा। तो ये है आपका। RQ पूछा है, क्या है, रिस्पायरेशन क्वोशिएंट, मतलब श्वसन गुणांक पूछा है इसी क्वेश्चन में। तो किसी निश्चित ताप व दाब पर निष्कासित CO2 और ग्रहण की गई O2 का अनुपात, मतलब CO2 बटे O2। RQ का ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इतना ही है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, खुद समझ के अपने शब्दों में लिखना है। अब क्या है 17वां और लास्ट क्वेश्चन, परागण की क्रिया प्रणाली का वर्णन करिए और क्यों स्वपरागण की तुलना में ये अच्छा होता है। देखिए क्यों होता है। परागण पहले जान लीजिए किसको कहते हैं। ये पुष्प, गलत बन गया थोड़ा, पुष्प मैं आपको बता दे रहा हूं सीधे सीधे। पुष्प, किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले परागकण का, ये परागकण है, उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के, लेकिन वो उसी जाति का होना चाहिए, उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, स्वपरागण और दूसरा परपरागण। जब उसी पुष्प के, उसी एक पौधा है मान लीजिए, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पे जा रहा है तो वो होगा स्वपरागण। लेकिन वही अगर उसी जाति के, ऐसा नहीं है कि आपका ये गेहूं का प्लांट है तो सरसों में चला जाएगा, नहीं, गेहूं का ही दूसरे प्लांट पे अगर जा रहा है तो ये कहाएगा परपरागण। ठीक है, और ये क्यों अच्छा है परपरागण, इसलिए अच्छा है कि इसमें जो है वेरिएशन पैदा हो जाता है। जब आप देखिए शादी होती है, मैं आसान भाषा में बता रहा हूं, तो शादी क्यों दूर की जाती है कि थोड़ी नई चीजें आएंगी, जीन में नई चीजें आएंगी। ठीक है, तो विभिन्नता आएगी, क्वालिटी पैदा होगी, डिजीज रेजिस्टेंस पैदा होगा, तो इसलिए इसका ये फायदा है। कई उन्नत जातियां जो हैं इसी के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।